नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम CGL Tier 1 2023 के 25 जुलाई सेकंड शिफ्ट मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। आपको पता है 25 प्रश्न है तो 25 मिनट के इंटरवल में ही हम टाइम लेंगे, 20 से 25 मिनट। और आई विल ट्राई कि आपको अच्छे प्रश्न प्रोवाइड कर सकूं, बट फिर भी आप अच्छे प्रश्नों को नोट करते रहें ताकि रिवीजन में आसानी रहे प्रश्नों की। ठीक है, तो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो, प्रश्न बहुत आसान सा है। कहा गया 8500 रुपये 6 साल में 11,050 हो जाते हैं कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, कहा गया अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.8 गुना हो जाए तो सेम अमाउंट का कितना प्रिंसिपल हो जाएगा 5 साल में। एक बात बताओ, अगर 8500 रुपये पे 6 साल में 11,050 हो जाते हैं, यानी 6 साल का ब्याज कितना हो गया 11,050 माइनस 8500, तो 8500 प्लस 2500 11,000 और 50 और है, यानी कि 2550 रुपये 6 साल का ब्याज मिला। ठीक है, यानी 1 साल का ब्याज हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ऐसे देखो, 6 साल में 2550 रुपये ब्याज मिला। 2550 8500 का कितना परसेंट? आप कहेंगे 8500 का 1% होता है 85, 3% 255, तो ये 30% ब्याज मिला। यानी 6 साल में 30%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%। अब कहा गया न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इसका 1.8 गुना है, यानी कि 9%। 9% पे 5 साल का ब्याज पूछा गया, यानी 5 साल में कितना मिल जाएगा 45%, यानी हमारा धन कितना हो जाएगा 145%। आपको पता है 8500 का 1% 85 है, तो 145% कितना हो जाएगा 85 गुणे 145। कर लो 85 पंचे, 85 पंचे कितना होता है 425, हासिल आएगी 42। 85 चौको 340, 42 382, हासिल आएगी 38। 85 का नाम 85 और 38 123, तो आपका धन इतना हो जाएगा। क्लियर? ये पाई चार्ट जो है ये दिखाता है कि ABCD सेक्शन है जिसमें कितने स्टूडेंट अपीयर होते हैं और कितने पास होते हैं, ये दिखाएगा। कहा डिफरेंस दिखाना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन सेक्शंस A एंड B। A और B में जितने अपीयर होते हैं उनकी संख्या। देखो, A में 42 डिग्री और B में 50 डिग्री, यानी टोटल 92 डिग्री अपीयर होते हैं। आपको पता है 360 डिग्री बराबर 1800 है, यानी 1 डिग्री बराबर 5, तो 92 डिग्री बराबर 92 गुणे 5, यानी कि 460 स्टूडेंट अपीयर होते हैं। अब डिफरेंस अगर निकालना हो, ये तो हमने टोटल निकाल दिया, अगर डिफरेंस निकालना है तो आप कहेंगे 8 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 5 है तो 8 डिग्री बराबर 40। की साइड्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर 4, 5, 6। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो? 2 ट्राइंगल हैं जिनकी साइड 4, 5 और 6 हैं। हम 2 ट्राइंगल बनाए दे रहे हैं, साइड 4, 5, 6 ले रहे हैं। 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया। सिमिलरली 4 ये हो गया, 5 हो गया, 6। 2 ट्राइंगल है। अब आपको पता है दोनों ट्राइंगल्स की साइड बराबर है, तो ये तो सिमिलर भी हो गए, कॉन्ग्रुएंट भी हो गए। तो जो कॉन्ग्रुएंट लिखा है यानी कि सर्वांगसम बिल्कुल सही है, ये भी सही हो गया। और ये एक चीज़ और बताओ, अगर ये 2 ट्राइंगल्स सर्वांगसम हो गए यानी कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी एरिया तो अपने आप बराबर हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है विल बी डिफरेंट, यानी कि एरिया अलग होगी, जो कि गलत है, यानी गलत स्टेटमेंट हमें पता चल गया। 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की एरिया हमेशा बराबर होती है, पेरीमीटर बराबर होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। जब कॉन्ग्रुएंट पता चल गया तो ये हमें पता चल गया ये गलत है। अब बाकी स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। 2 ट्राइंगल्स आर स्केलन। स्केलन होता है विषमबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों साइड्स बराबर ना हो। तो तीनों साइड्स बराबर नहीं है, यानी 4 नॉट इक्वल टू 5, 5 नॉट इक्वल टू 6, 6 नॉट इक्वल टू 4, यानी कि स्केलन ट्राइंगल बिल्कुल सही है। एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इन 2 ट्राइंगल विल बी ग्रेटर। ये आपको पता होगा, स्टार बैच की अगर क्लासेस करी होंगी तो बहुत अच्छे से पता होगा कि किसी भी ट्राइंगल में अगर A ये साइड है, B ये साइड है, C ये साइड है, तो जो साइड बड़ी होगी, मान लो B बड़ा है C से, तो B के सामने का एंगल यानी ये वाला एंगल हमेशा C के सामने वाले एंगल से बड़ा होगा। ये क्लियर है? ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। कौन सी संख्या 99 से डिविजिबल? 99 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 9 से कटनी चाहिए, 11 से कटनी चाहिए। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटनी चाहिए। कहा गया कौन सी डिविजिबल? अगर हम यहाँ पे जोड़ें 7, 7 14, 4 18, 4 5 9, बिल्कुल ये 9 से कट रही है। अगर हम यहाँ पे जोड़ें 8 4 12 और 6 18, 4 5 9, ये भी 9 से कट रही है। 3 1 4 5 9, 4 13 8 21, ये नहीं कट रही, यानी कि 3 संख्याओं में, मतलब 4 में से 3 9 से कट रही हैं। अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, यानी अब हमें ये नहीं चेक करना, बाकी 3 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो। जैसे मैं पहली संख्या लेके देख रहा हूँ 4 4 7 7 5, आपको क्या काम करना है? अल्टरनेट डिजिट का सम ले लेना है। 4 7 11 5 16, बाकी का दोनों का सम ले लिया 11। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 16 और 11 का, वो ये 0 हो या 11 के टेबल का हो, तो ये संख्या पूरी पूरी 11 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 5 है, 5 ना 0 है ना 11 के टेबल का है, यानी ये नहीं कटेगी। सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं जिस संख्या 60687 की बात करूँ तो देखो 7 6 13 6 19, 0 8 8, डिफरेंस लिया 19 8 का, 11 11 0 का है नहीं है, 11 के टेबल का बिल्कुल है, तो ये 11 से कटेगी। अब 11 से भी कट गई, 9 से भी कट गई, बात खत्म। भाई साहब ये पेपर सच में कितना आसान बना दिया था। 8 से डिविजिबिलिटी पूछा गया, देखो 8 से विभाज्यता करनी है। देखो पहली चीज़ ध्यान रखना, कोई संख्या 2 से कट रही है यानी कि उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 2 से कटेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 2 से कटेगा। 4 से, तो लास्ट 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट रही है तो पूरी पूरी संख्या 4 से कटेगी।
8 का क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट से बन के जो संख्या बन के आती है वो अगर 8 से कट गई तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें 714 8 से कट रहा है, नहीं, 718 नहीं कट रहा, 716 नहीं कट रहा, हमारा 712 कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। कहा गया कौन सी वैल्यू डिफर करती है, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, कॉस 0 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू 1, sin 90 की वैल्यू 1। कहा गया था कौन सा अलग है, ये तीनों 1 1 1 है, सेक 60 नहीं बराबर है। कसम लगे ऐसा पेपर अगर सॉल्व करने को आ जाए तो आप लोग तो थप्पड़ मार के आओगे एग्जामिनर को, क्या दे दिया बे 13/19, कौन सा रेशियो क्या है बिगेस्ट। अब देखो सबका हर देखो 38 बना लो, तो अगर गुणा करोगे 26/38 ये मिला, 15/38 ये है, 17/38 ये है, 16/38 ये है। अब सबसे छोटा पूछा गया, तो जिसका अगर सबका हर बराबर है, देखो यहाँ पे 38, यहाँ पे 38, यहाँ पे 38 और यहाँ पे 38, जिसका अंश सबसे छोटा यानी कि न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा वो सबसे छोटा रेशियो, यानी कि विच विल बी द लोवेस्ट रेशियो, सबसे छोटा इसका है। देखो 15 ये हो गया, 26 ये हो गया, 16 ये हो गया, 15 अगर इसका अंश सबसे छोटा तो ये सबसे छोटी भिन्न हो गई। देखो सबसे पहले जानो tan माइनस साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा और कॉट माइनस, देखो साइन कॉस tan की बात कर लेते हैं, साइन कॉस tan माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में tan और कॉट पॉजिटिव, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। अब अगर साइन और tan की बात करें, साइन माइनस थीटा, तो यहाँ पे केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये माइनस साइन थीटा होता है। ऐसे अगर tan माइनस थीटा की बात करें तो ये भी माइनस tan थीटा होगा। लेकिन अगर कॉस जाएगा, आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कॉस माइनस थीटा की अगर बात करी जाए तो वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे, यानी कॉस साइन कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस को उल्टा भी पॉजिटिव होगा, बाकी tan कॉट साइन कॉसेक सब निगेटिव होंगे। तो tan 11/25 लिखा हुआ है, यानी कि tan माइनस है तो ये माइनस tan हो जाएगा, माइनस tan 11/25, ठीक है। इसको लिख सकते हैं माइनस tan 3 × 360 और प्लस 1080 ये हो गया और प्लस 45। अब आ गए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखो एक बार 360, दो बार 360, तीन बार 360, अब यहाँ पे आ गए 45। 360 प्लस में आपको पता है tan रहता है, कॉट रहता है, साइन रहता है, कॉसेक रहता है, यानी कि tan 360 प्लस या n टाइम्स ऑफ 360 प्लस कुछ नहीं चेंज होता, ठीक है। तो tan 360 प्लस 45 यानी कितना हो गया, tan 45 की वैल्यू 1 और आगे माइनस लगा हुआ, यानी इसकी वैल्यू -1 हो गया। सेव ए माइनस, अब देखो आपको a-1/a निकाल लेना है, a-1/a यहाँ से कितना हो जाएगा, -4/7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 4 को उधर भेजेंगे, 7 से डिवाइड। अगर a-1/a आपको पता हो तो a³ -1/a³ कितना होता है, अगर ये m होता तो ये होता है m³ + 3m, यानी -4/7 का क्यूब, यानी कि -64/343 प्लस 3m, यानी कि -12/7 और -1 लिखा। हर बराबर कर लो, 343 कर लो, तो यहाँ पे 49 से गुणा होगा, यानी -64, 49 से गुणा होगा, 12 × 50 600, यानी कि ये 588 हो जाएगा, और -343 और बटे में 343 जोड़ लो, 5 3 8, 800 इधर हो गया, 900 यानी 900 समथिंग होगा, 4 8 12 3 15 हासिल है 1, 6 1 7 8 15 4 19, यानी -995 बटे 343 आपका उत्तर हो जाएगा। आपको कहा गया कि द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, व्हाट इज मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। देखो अगर किसी ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनका रेशियो दिया जाए, तीनों रेशियो जोड़ो, 7 3 10 2 12, 12 रेशियो बराबर है आपका 180 डिग्री, तो एक रेशियो 15 डिग्री, तो सबसे बड़ा वाला है, यानी कि 7 रेशियो 105 डिग्री। एक लोकेलिटी है जिसमें 100 फैमिलीज है, उनका मंथली एक्सपेंडिचर दिया गया, क्या दिया गया, मंथली इनकम दिया गया। 10,000 से कम कमाने वाले 100 घर हैं, 13,000 से कम कमाने वाले 85 हैं, ऐसे 16,000 से कम कमाने वाले 69 घर हैं, ऐसे अलग अलग हैं। अगर नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग इनकम 19,000 से 22,000 के रेंज में, 19,000 से 22,000 के, देखो 19,000 से ज़्यादा 50 लोग कमाते हैं, 19,000 से ज़्यादा 50 लोग कमाते हैं, यानी 50 लोग ऐसे हैं जो 19,000 से ज़्यादा कमाते हैं। और आपको 19 से 22 लेना है, यानी 22 से ज़्यादा कमाने वाले हमें हटा देना है। देखो 22 से ज़्यादा कमाने वाले 33 लोग हैं, यानी कि 22 से ज़्यादा कमाने वाले 33 लोग। अब एक बात बताओ, 19 से ज़्यादा कमाने वालों में 22 से ज़्यादा कमाने वाले आ जाएंगे, क्योंकि जो 22 से ज़्यादा कमा रहे हैं वो 19 से ज़्यादा ऑलरेडी कमाएंगे। यानी अगर ये हम घटा दें 33 लोगों को, तो वो रेंज आ जाएगा जो 19 से 22 के बीच में। ये 19 से ज़्यादा वाले 50 हैं, 22 से हो गए। मान लो एक ग्राफ बनाते हैं, ये यहाँ पे कोई यहाँ पे मान लो 19 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 50, समझिएगा बात को, और 22 से आगे कितना है 33, तो इनके बीच की दूरी 50 - 33, ये समझाने का कॉन्सेप्ट। तो कितने हो जाएंगे 17 लोग। क्लियर प्रश्न है। एक फैमिली की इनकम जो है वो 35,000 है, यहाँ पे लिखा इनकम बराबर लिख दिया 35,000, इसको यहाँ पे पहली लाइन खत्म हो गई। फैमिली अलग अलग चीज़ों पे खर्च करती है, जैसे किस पे, फूड पे।
और किस पे, हेल्थ पे, फूड लिख दे रहा हूँ, हेल्थ पे खर्च ही करना पड़ता है, ठीक है, हेल्थ पे हो गया। एजुकेशन पे खर्च कर दिया। इंटरटेनमेंट पे, फिल्म उल्म देखने भी जाते हैं, ठीक है, एंटरटेन। और रेंट पे खर्चा करते हैं, ठीक है, रेंट पे खर्चा करते हैं। अब क्या कहा गया 8% सेविंग है, यानी जो सेविंग है वो 8% है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट ऑफ फूड। जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है वो 50% ज़्यादा है फूड पे, ठीक है। वाइल फूड इज 3 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरटेनमेंट। अब देखो, सबसे पहले इंटरटेनमेंट पे जो खर्चा है वो हम मान लेते हैं एक्स, या 1 मान लेते हैं, एक्स ही मान लेते हैं, ठीक है, 1 मान लेते हैं, ठीक है। इंटरटेनमेंट पे 1 है। इंटरटेनमेंट पे जो खर्चा है उसका 3 गुना वो फूड पे खर्च करता है, यानी फूड पे 3 खर्चा हो गया। और आपसे क्या कहा गया, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट ऑफ फूड, यानी कि फूड से 30% ज़्यादा वो किस पे खर्च करता है, हेल्थ पे, यानी 3 का 50%, यानी 1.5 ज़्यादा, यानी कि 4.5 हेल्थ पे खर्च करता है। अब देखो अगली लाइन पे आते हैं, द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो हमारा खर्चा है किस पे, ये वाला मिटा दे रहा हूँ। अब देखो क्या कहा गया कि द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ, एजुकेशन पे जो खर्चा है उसका आधा हेल्थ पे खर्च करते हैं। हेल्थ पे अगर 4.5 खर्च करते हैं तो एजुकेशन पे इसका दूना 9 हो जाएगा। और कहा गया रेंट पे जो खर्चा है वो 1/3 है, किसका, 1/3 है किसका, फूड, हेल्थ और एजुकेशन का 1/3 है। फूड, हेल्थ और एजुकेशन, फूड, हेल्थ और एजुकेशन का 1/3, तो 9 3 12 4 16.5, 16.5 का आधा, यानी कि 5.5 ये रेंट पे खर्चा। अब कितना रेशियो खर्चा हुआ, देखो टोटल खर्चा देखो, 3 9 12, 12 और 10 22, 1 23, ठीक है, 23 रेशियो है, ये खर्चा है। और हमने कहा 8% सेविंग करते हैं, तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कितना परसेंट है, 92%। ये जो रेशियो में हमने निकाला 23 रेशियो बराबर 92%, यानी 1 रेशियो बराबर 4%। 1 रेशियो बराबर हमारा आ गया, 1 रेशियो यहाँ से आ गया 4%, क्लियर हो गया, क्योंकि 23 रेशियो हमने माना। अब 1 रेशियो 4% हो गया, तो आपसे पूछा गया एजुकेशन पे कितना खर्चा, एजुकेशन पे 9 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 4%, 9 रेशियो बराबर 36%, यानी 36% खर्चा एजुकेशन पे। तो अगर इनकम 35,000 है तो इसका 36% 350 से गुणा कर देंगे। 35 गुणा 35 कितना होता है, 1225, 1225 में 35 जुड़ जाएगा 1260, यानी कि 1260 के बाद 1 0 लगा देंगे, इतना रुपया होगा, क्लियर। लेंथ, विड्थ और हाइट दी गई, लेंथ दी गई 10, विड्थ दी गई 20 और हाइट दी गई 15। अगर फाइंड कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड सीलिंग, आपको खर्चा क्या क्या करना है, आपको पेंट करवाना है 10 रुपये 20 पैसे पर मीटर स्क्वायर। किसका 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 पेंट करवाना है, आपको पेंट करवाना है दीवारों का अंदर वाली और छत का, ठीक है। देखो आपको बता दूं कि अगर केवल दीवारें पेंट करवानी होती तो आप क्या काम करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ BH + HL, इतना पेंट करवा दें अगर, तो ये दीवारें हो जाती हैं चारों। लेकिन हमें छत भी पेंट करवाना, छत की जो एरिया होती है वो LB होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब हमें जो पेंट करवाना है उस पर फटाफट एरिया निकाल लेते हैं, तो इसको सॉल्व करो फटाफट। 2 टाइम्स ऑफ BH + HL, तो इसमें 2 टाइम्स ऑफ B + L × H, B + L 20 10 30 × H 450, यानी ये 450 हो गया, प्लस L × B 200, 900 200 1100। हमें 1100 एरिया पेंट करना है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10.20, तो 1100 का कितना हो जाएगा, 11 × 1000 20, सॉल्व कर लो, 220 इधर हो गया, 11,000 इधर, 11,220। एक वस्तु है जिसका मार्केट प्राइस 50,000 दिया गया और 3 शॉपकीपर हैं जिसपे अलग अलग डिस्काउंट परसेंट देते हैं। कोई 25-15 देता है, दूसरा 20-20 देता है, तीसरा सक्सेसिव डिस्काउंट 30% और 10% का देता है। तो कहा गया कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कस्टमर को होता है। कस्टमर को जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कहाँ पे, जहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट सबसे ज़्यादा होगा। और आपको मैं बता दूं कि अगर हर जगह x + y, यानी कि जो टोटल है वो इक्वल है, 40%, देखो हर जगह 40% आ रहा है, देखो 25-15 40, 20-20 40 30, तो जहाँ का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, देखो एक ध्यान रखना, अगर 2 जगह डिस्काउंट, मतलब अलग अलग जगह डिस्काउंट दिए जाते हैं और डिस्काउंट का जो सम है, या 25-15 40, 20-20 40 और 30-10 40, तो जहाँ पे पार्टों का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा वो डिस्काउंट सबसे ज़्यादा होगा। तो 30 - 10, यहाँ पे 20 आ रहा है, 20-20 ये 0 आ रहा है, 25-15 10 आ रहा है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ रहा है, यहाँ, तो ये डिस्काउंट सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ पे मिलेगा, 30% और 10% वाला। तो ये हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जहाँ पे परसेंटेज, मतलब जो दोनों पार्ट बनाए गए हैं उनका डिफरेंस जहाँ पे सबसे ज़्यादा, वहाँ पे डिस्काउंट सबसे ज़्यादा, क्लियर। कहा गया P और Q एक साथ अगर कोई कार्य करें तो 4 सही 2/5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। R और S 4 सही 8/9 दिन में करते हैं। और P Q R S अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे।
देखो पी और क्यू को एक व्यक्ति मानो और आर और एस को दूसरा व्यक्ति मानो। एक 22/5 में कर लेता है, दूसरा 9 चौको 36 8 44/9 में कर लेता है। तो दोनों मिलके कितनी देर में कर लेंगे? आप एक काम करो, पहले 22/5 और 44/9 का एलसीएम ले लो। 44 हो गया, 44 यूनिट टोटल काम है। ये 22/5 दिन में करता है यानी एक दिन में 10 यूनिट हो जाएगा। ये 44/9 दिन में 44 यूनिट करता है यानी एक दिन में 9 यूनिट। टोटल करना है इनने 44, एक दिन में होगा 10 9 19, तो कितना टाइम लगेगा? 44/19 यानी 19 दूना 38, 2 सही 6/19। सिंपल सी बात है, ठीक है। कहा गया एक व्यक्ति है ए जो 1/3 काम 7 दिन में यानी पूरा काम 21 दिन में, 2/7 10 दिन में यानी पूरा काम 35 दिन में। तो ए और बी दोनों एक साथ, अगर ए दिन में करता हो बी दिन में, तो दोनों मिलके ए गुड़े बी बटे ए धन बी, ठीक है। 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56 यानी 105/8 यानी कि 13 सही 1/8, क्योंकि 13 8 104 होता है। क्लियर। सेक थीटा √1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वर्गमूल कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा गुणे सेक थीटा गुणे कॉस थीटा कितना होता है? 1। सिंपल सी बात है। रमेश अपने घर जब वापस आता है तो पहला 250 किलोमीटर 75 के स्पीड से और अगला 250 मीटर 85 के स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बताना है। जो एवरेज स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस, तो 250 500 हो गई, ठीक है। अगर 250 को 75 के स्पीड से आएगा तो डिस्टेंस टाइम कितना लगेगा? 250/75 यानी कि 10/3 घंटे इधर लगे। और अगले 250 को 85 के स्पीड से आएगा तो कितना? 50/17 घंटे इधर लगेंगे। अब टोटल अगर निकालो तो ये 500, ये 170 और 150 320, और गुणे में ऊपर 51 चला जाएगा, ठीक है। ये कटा यानी 25/16, 25 × 51/16 हो जाएगी एवरेज स्पीड। सॉल्व कर लो, 25 × 51 1250 1275 हो जाएगा, और बटे 16। अगर 16 8 128, अगर 1280 होता तो लगभग 80 हो जाता, ठीक है। लेकिन आप देखो 16 5 कम है यानी 16 3 48, 80 से 0.3 कम है यानी कि 79.7 के करीब हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का पेपर है, एसएससी का पेपर नहीं है। ए अकेले कोई कार्य 60 दिन करता है, उसने 15 दिन काम कर लिया यानी 1/4 हो गया, तो बचा कितना? 3/4। 3/4 बी ने 48 दिन में करा, यानी बी ने 3/4 48 दिन में करा, यानी 1/4 16 दिन में, यानी पूरा काम 64 दिन। अब बी 64 दिन में कर सकता है, ए 60 दिन में, तो दोनों मिलके 60 × 64/60 धन 64 124। 4 से काटेंगे 31, 4 से काटेंगे 16, यानी कितना हो गया? 960/31 दिन में। क्लियर हो गया। अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर मैं 20 कॉमन ले लूँ, 20 ना कॉमन लूँ, 5 कॉमन ले लूँ, तो 5 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 16x² बचेगा, यहाँ पे 4y², a - b a + b, a² - b², a² - b² ऊपर लिखा हुआ, यानी ये पूरा कट जाएगा, आपका उत्तर 1/5 हो जाएगा। इस प्रश्न में बस कैलकुलेशन की वजह से अच्छा प्रश्न बन रहा है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। कहा गया ए 1/3 कार्य 32 दिन में करता है, यानी ए पूरा कार्य कितने दिन में कर लेगा? 32 × 3 यानी 96 डेज में। इतना क्लियर हो गया। बी 37.5% कार्य 24 दिन में करता है। अब देखो 37.5% का मतलब होता है 75/2%। क्लियर है। 75% होता है 3/4, तो उसका आधा हिस्सा 3/8 हो जाएगा, यानी 3/8 हिस्सा अगर 24 दिन में करता है तो 1/8 हिस्सा 8 दिन में, यानी पूरा कार्य 64 दिन में कर लेता है। कौन? बी, यानी बी 64 दिन में पूरा कार्य कर लेता है। और सी 60% 48 दिन में करता है, यानी 10% 8 दिन में, यानी पूरा कार्य 80 दिन में करेगा। अब देखो बी 96 64 और 80 आ गया। अगर इनका एलसीएम लेने चाहें तो 480 इन सबका एलसीएम हो जाना चाहिए, ठीक है। 480 नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अगर हम 8 से काटेंगे 60, 16 से काटेंगे 30/4, 960 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 960 यूनिट टोटल कार्य है। अगर तो ये एक दिन में 10 करते होंगे भाई साहब, इनका लगा दो 10, इनके खाते में चढ़ा दो 15 और इनके खाते में चढ़ा दो 12, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया? बी और सी ने स्टार्ट करा और x दिन काम किया। बी और सी अगर एक दिन काम करेंगे तो 27 यूनिट करेंगे, x दिन किया यानी 27x इन्होंने कर लिया। क्लियर। आफ्टर x डेज बी ने छोड़ दिया, अब ए के साथ सी काम करने लगा। बी तो चला गया, अब ए के साथ सी हो गया, यानी ए 10 यूनिट करता है और सी 12 यूनिट, यानी अब एक दिन में 22 यूनिट होता है। और कहा गया दोनों ने मिलके रिमेनिंग काम को x + 8 दिन में काम किया, ख़त्म किया, यानी कि 22 दिन ए और सी काम करते हैं और 27 दिन ए और बी काम करते हैं, यानी टोटल काम इतना हुआ और ये काम खत्म हो गया, यानी कि ये 960 के बराबर है। तो कहा गया अगर रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय बी + सी टुगेदर, यानी बी और सी द्वारा किया गया कार्य और ए और सी द्वारा किया गया कार्य का अनुपात 9:11 है, तो आपसे कहा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय सी इन 3.5x डेज। देखो सब पहले प्रश्न समझो। कहा गया बी और सी और ए और सी द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात 9:10 है, यानी बी और सी कितना करते हैं 9 अनुपात में, और ए और सी कितना करते हैं
11 अनुपात में, यानी दोनों मिल के 20 रेशियो बराबर 960, यानी 1 रेशियो बराबर 48, यानी बी और सी ने किया 9 गुणे 48 यूनिट और ए और सी ने किया 11 गुणे 48 यूनिट। इतना तो क्लियर हो गया। अब आपसे क्या कहा गया देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय सी इन 3.5x दिन में, यानी कि 3.5x दिन में कितना प्रतिशत काम कर लेगा। देखो पहले इसको सॉल्व करो। 27 22 49x बराबर 960 माइनस 176 घटाओगे, पहले 160 घट जाएगा, 800 बचेगा, 800 में से 16 घटेगा 784 आएगा। ठीक है, 49 से कट रहा है, 7 से काट के देख लो, 7 से कटेगा 112 और 7 से कटेगा 16, यानी x की वैल्यू हो गई 16, x की वैल्यू हो गई 16। अब हमें ये क्यों दिया गया मुझे नहीं पता, ठीक है, ये क्यों दिया गया हमें नहीं पता। अगर x की वैल्यू 16 आ गई तो 3.5x का मतलब कितना हो गया, 16 3 48 और 8 56, यानी कि 56 दिन में सी द्वारा किया गया कार्य पूछा गया। सी पूरा कार्य 60-80 दिन में कर सकता है, तो 56 दिन में कितना करेगा, 56/80, यानी 70% काम कर लेगा। 70% मतलब 7/10 हिस्सा काम कर लेगा। तो प्रश्न में इसका कोई यूज नहीं था, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं था, आप आराम से निकाल सकते थे सी द्वारा। अगर x की वैल्यू सी का हमें पता है टोटल 80 दिन में करता है, x की वैल्यू 16 आ गई तो सी से पूछा गया 3.5x यानी कि 56 दिन में कितना काम करेगा, तो 56/80 यानी 80 का ये कितना परसेंट है, 8 से काट दो तो 7/10 यूनिट आ जाएगा। तो शुरू में आसान प्रश्न दिए, पीछे कैलकुलेटिव प्रश्न दिए, मतलब बैलेंस कर दिया शिफ्ट को। आरपी और आरक्यू दो टेंजेंट है किसी ट्राइंगल की। ट्राइंगल की होती है, सर्कल की होती है, सर्कल की होती है। ये आर मान लो, ये पी मान लो, ये क्यू मान लो, ठीक है। अगर पी ओ क्यू जो कोण है, ये वाला कोण ये 120 डिग्री का है, ठीक है। आपको पता है कि जो पी आर क्यू कोण होता है वो और ये मिलके 180 डिग्री होता है, यानी हम अगर कहें कि पी ओ क्यू की जो वैल्यू होती है वो हमेशा होती है 180 माइनस पी आर क्यू, ठीक है। तो पी आर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। एक बोट 12 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम 1 घंटे में, यानी अप स्ट्रीम स्पीड हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और 12 किलोमीटर 45 मिनट में जाती है डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 12/3/4, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 16। तो आपको बोट और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो बताना है। देखो बोट की स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2, यानी 16-12 योग 28/2, यानी कि बोट की स्पीड हो गई 14। अप स्ट्रीम मतलब होता है धारा के विरुद्ध और डाउन स्ट्रीम मतलब होता है धारा की दिशा। और स्ट्रीम की स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2, यानी 16 - 12 14, 4/2, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे। मोना ने ज्वेलरी का 2 सेट खरीदा 4-4 हज़ार का। एक सेट पे, ठीक है, 8% का फ़ायदा हुआ और एक सेट पे 6% का नुकसान, यानी ओवरऑल देखो 4000 पे 8% फ़ायदा, 4000 पे 6% नुकसान, यानी ओवरऑल उसको 4000 पे 2% का फ़ायदा हुआ। अब अगर 4000 पे 2% का फ़ायदा यानी कि 80 रुपये का फ़ायदा हुआ टोटल। ये प्रश्न अच्छा है। P + Q + R बराबर PQR बराबर इतना बराबर 1, ठीक है। तो आपसे कहा गया PQ + QQ + R³ की वैल्यू बताओ। सुंदर सा प्रश्न है, देखिएगा कैसे करेंगे। अगर P + Q + R बराबर 1 दे दिया गया तो हम इसके नीचे 1 लिख देते हैं, PQR बराबर भी 1। अगर इसको सॉल्व करो तो यहाँ से मिलेगा PQ + QR + RP बटे PQR बराबर 1, यानी कि ये बराबर हो जाएगा PQR। अब देखो PQ अगर हर बराबर करेंगे तो मिलेगा PQ + QR + RP बटे PQR बराबर 1। तो यहाँ से 1 में PQR का मल्टीप्लाई, और PQR की वैल्यू आपको पता है 1 है, यानी कि सबकी वैल्यू PQ + QR + RP की वैल्यू भी 1 हो गई। और हमें पता है PQ + RQ + QQ कितना होता है, 3PQR प्लस ब्रैकेट में P + Q + R का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ PQ + QR + RP। सबको पता है ना, चलो नहीं पता तो देख लो, शर्माना नहीं है। 3 इसकी वैल्यू हो गई प्लस इसकी वैल्यू 1 - 3 -2, यानी कि 3 + 1 - 3, 3 कट गया, आपका उत्तर 1 हो गया। तो हमने ये 25 प्रश्न करने थे। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और शिफ्ट कैसे बैलेंस होते हैं लाइफ के, जैसे लाइफ है कभी दुख कभी सुख, वैसे इन्होंने शुरू में बहुत आसान सेलिंग रखा, बाद में सेलिंग बहुत टफ कर दी, यानी डाउन स्ट्रीम के बजाय अप स्ट्रीम कर दी। तो मिलते हैं अगली शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल। वंदे मातरम।